कैसे हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज 26 तारीख है। चलिए हम लोग अपनी नई क्लास डेली करंट अफेयर्स 26 मई के बारे में चर्चा करते हैं। वहाँ जाने से पहले सबसे पहले मैं आज के प्रश्न पर आता हूँ। तो मैंने कल जो प्रश्न पूछा था आपसे कि किस राज्य की सोहराई कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बहुत सारे ज़्यादा लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया, पर आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग क्या होता है, जोग्राफिकल इंडेक्स टैग, और कोई विशेष चीज़ के लिए कि विशेष आपकी कोई कला है उसके लिए जीआई टैग कैसे प्रदान किया जाता है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल हम इस बात करते हैं किस राज्य की सोहराई कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इसका जवाब ऑप्शन क्या थे? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो इसका आंसर है सी, यानी कि आपका झारखंड। क्लियर है? अब ऐसा क्यों, मतलब झारखंड, मतलब ये सोहराई कोहबर पेंटिंग होती क्या है? यदि इसके बारे में आप यदि थोड़ा सा जानना चाहें तो मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ। ये पेंटिंग है क्या? ये है आपकी सोहराई और कोहबर पेंटिंग आर्ट जो है आपका। झारखंड ने देश को ये सोहराई और कोहबर कला दी है। अब इसे जीआई टैग मिला है आपको। ये वास्तव में देखा जाए, ये कला का मैंने एक चित्र बताया है। वास्तव में क्या होता है, झारखंड में गाँव में हजारीबाग जो क्षेत्र है उसके घर की मिट्टी की दीवारों पर ये आकृति बनाई जाती है। इसी के लिए झारखंड ने इस पर अपना दावा ठोका था। इसके पहले आपको देखा जाए, झारखंड की पहचान मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार को जानते हैं, मधुबनी पेंटिंग है। सेम इसी प्रकार से, उसी प्रकार से आपका सोहराई और कोहबर कला के लिए झारखंड को जाना जाएगा। तो अब जीआई टैग मिलने के कारण क्या हुआ कि अब ये पूरी प्रक्रिया हो गई। अब जीआई टैग मिलने के कारण क्या हो गया कि कोहबर और आपका सोहराई कला जो है ये आपके झारखंड के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आज के प्रश्न पे चलते हैं। आज के जो प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फेम इंडिया 2020 की 50 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कौन सा स्थान मिला है? पहला, 8वां, 10वां, 16वां। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका नीतीश कुमार को जो स्थान मिला है। फेम इंडिया के 50 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में नीतीश कुमार 16वें नंबर पर हैं। भाजपा अध्यक्ष नड्डा और राहुल गांधी जी को इन्होंने पीछे छोड़ा है। इन्होंने बिहार में 7 निश्चित योजनाओं सफलतापूर्वक लागू करने पर नीतीश को जगह मिली है। सूची में पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ दूसरे स्थान पर हैं और अमित शाह तीसरे स्थान पर हैं। याद रखेंगे, पहले स्थान पर कौन है? मोदी जी हैं, दूसरे स्थान पर योगी आदित्यनाथ हैं और तीसरे स्थान पर आपके अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो आपके को कौन सा स्थान मिला है? 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईबीएम ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना सीईओ नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है अरविंद कृष्ण, दूसरा है सत्य नडेला, तीसरा निकेश अरोड़ा और चौथा ऑप्शन है सुंदर पिचाई। ये चारों व्यक्ति बहुत फेमस हैं भारतीय मूल के, जो कि अमेरिका में रह रहे हैं। तो इसी प्रकार इसका आंसर है आपका अरविंद कृष्ण, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हें आईबीएम ने हाल ही में आईबीएम का सीईओ नियुक्त किया है। ये हैं आपके अरविंद कृष्ण, भारतीय मूल के हैं तो और अमेरिका में रहते हैं। फिलहाल कोरोना संकट के कारण नए सीईओ, मतलब ये नेतृत्व में आईबीएम पहली बार जॉब में कटौती करेगी, हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे, इसलिए फिर एक बार क्या हुआ, ये चर्चा में आ गए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है? ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, दूसरा ऑप्शन है मारिया शारापोवा, तीसरा ऑप्शन है नाओमी ओसाका और चौथा ऑप्शन है वीनस विलियम्स। ये चारों जाने पहचाने हैं और कभी ना कभी टॉप पर रहे हैं, कमाई के मामले में भी और रैंकिंग में भी। पर वर्तमान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इनमें से कौन है, इसके जवाब हम लोग देंगे। तो इसका जवाब है
जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका, इनको आपने देखा होगा, दो बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला बनी है। पिछले साल इन्होंने 284 करोड़ रुपए कमाए और इस प्रकार से कमाई के मामले में इन्होंने सेरेना को पीछे छोड़ दिया, सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ा है। तो ये देखा जाए, इन्होंने 2018 में यूएस ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। अमेरिका की सेरेना विलियम्स 4 साल से टॉप पर थी, इस बार उन्होंने ओसाका से करीब 11 करोड़ रुपए कम कमाए हैं। यदि देखा जाए, जापान की टेनिस स्टार जो ओसाका, दुनिया की जो महिला हैं, इन्होंने पिछले साल 37.4 मिलियन डॉलर, करीब 284 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फोर्ब्स मैगजीन ने शुक्रवार को लिस्ट जारी की। ओसाका ने 4 साल से इस लिस्ट की टॉपर अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हमारा जवाब क्या बनेगा? इसका आंसर है सी, नाओमी ओसाका। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं आपके चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न की यदि हम बात करें तो चौथे प्रश्न है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपका 70वां, दूसरा ऑप्शन है आपका 72वां, तीसरा ऑप्शन है आपका 74वां और चौथा ऑप्शन है आपका 76वां। तो क्या जवाब है, आप लोग बताएंगे कोई भी? चलिए मैं बताता हूँ। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार करके 2 स्थान की छलांग लगाई है। पिछले साल 2019 में भारत 76वें स्थान पर था, अब कौन से पे 74वें स्थान पर आ गया है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति की है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI यदि बात करें, एक रैंकिंग जारी करती है जो नीति निर्माताओं और व्यवसायों को एक सफल ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह सूचकांक आर्थिक विकास, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणाली में ट्रांजिशन के लिए उनकी तत्परता के आधार पर अपने ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर 115 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करता है। तो इसका जवाब क्या होगा आपका? तो इस प्रश्न का जवाब होगा 74वां। चलिए ये प्रश्न जवाब तो हो गया, पर यदि जब इसका चर्चा कर रहे हैं ट्रांजिशन की, तो हमें WEF के बारे में थोड़ा सा पता और होना चाहिए। एग्जाम में कुछ प्रश्न और बनते हैं, जैसे कि WEF के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? क्लाउस श्वाब, ये याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा प्रश्न बनता है आपका WEF मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आप इस प्रश्न को लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आज का 5वां और अंतिम प्रश्न है, कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है स्लोवेनिया, स्वीडन, इटली और फ्रांस। इसका जवाब आपका है ए ऑप्शन, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोप का ऐसा छोटा देश है जो कि सबसे पहले कोरोना वायरस फ्री हुआ है। ये देश जो है आपका, ये जो देश है खुद को आज़ाद करने वाला स्लोवेनिया यूरोप का पहला देश बन गया। 20 लाख की आबादी वाले स्लोवेनिया में अब लॉकडाउन के लिए लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इसके साथ ही इस चपेट में सबसे ज़्यादा यूरोप आया कोरोना वायरस में, जहाँ इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा मामले और मौतें दर्ज की गई हैं। अब यूरोप के ही छोटा देश जो है आपका महामारी से मुक्त घोषित हो गया है। सरकार ने यहाँ गुरुवार देर रात को ऐलान किया, हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोरोना का केस नहीं आ रहा है, परंतु बहुत कम हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे यूरोपियन यूनियन के देशों से स्लोवेनिया आने वाले लोगों को कम से कम 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना नहीं होगा। 20 लाख की आबादी वाले इस देश की सीमा इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया से लगी हुई है। अब आज का प्रश्न है आपका, भारतीय सेना कितने समय के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू करेगी? इसके ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये प्रश्न जो मैं आपसे पूछता हूँ आप लोग को थोड़ा सर्च कीजिएगा, सर्च करोगे थोड़ा सा क्वेरी बढ़ेगी। इस प्रश्न में जो भी आपकी क्वेरी रहती हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए, और इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इस प्रश्न का जवाब जरूर दिया कीजिए। आप
वीडियो को देखने के बाद एक प्रश्न डेली जो पूछता हूँ उसका जवाब आप देंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलिए आप लोग जवाब दे रहे हैं, आप इसे सुन रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कल हम लोग फिर मिलते हैं। इसी के साथ आज हम लोग इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।